हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। और आपको पढ़ना भी है क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। बेटा, मैं आपको एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि आप पढ़ाई को अब ये मान लीजिए, अब ये वो समय है जहां पर आप पढ़कर काफी लोगों से आगे निकल सकते हैं। अगर हम यूं बात करें कि अगर समय की बात करते हैं, तो आप यूं सोचिए कि 24 घंटे अगर हमारे पास में है, तो अब आपको क्या करना है? 8 घंटे सोना है, बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि सोना जरूरी है। 4 घंटे आपको खाना भी खाना है, उसमें आपको दोस्तों के साथ बात भी करनी है और बाकी चीज भी करनी है। लेकिन अब आपके पास बच गए 12 घंटे। कितने बच गए? 12 घंटे। ये जो 12 घंटे हैं, ये आपको जो 1 महीना बच रहा है, और एग्जाम के लिए अपने तो पास कुछ दिन ही बच रहे हैं, भूगोल की बात करें तो ये 12 घंटे केवल प्योर स्टडी करनी है। अभी कुछ दिन स्कूल जाएंगे तो वो भी इसमें शामिल है, स्कूल के साथ में पढ़ाई भी। और बाद में स्कूल आपके नहीं जाएंगे तो पूरी पढ़ाई आपको इसमें फोकस करनी है। तभी आप काफी लोगों से आगे निकल जाएंगे। अगर आप अभी तक भी कम पढ़ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब पढ़ेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो लीजिए, मैं शुरू कराता हूं आपके लिए वन लाइन क्वेश्चन। जल संसाधन के क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जल है? और ये आप 9-10 से पढ़ रहे हैं कि सर 71% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितना परसेंट स्थलीय भाग है? वो है अपना 29%। आपको पता होगा हमारी इस बॉडी के अंदर भी 75% जल है। कितना प्रतिशत भाग लवणीय यानी समुद्र के रूप में है, जो हम काम नहीं लेते हैं? 97% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना प्रतिशत भाग अलवणीय यानी हिम शिखरों के रूप में और वहां से जो नदियां आती है उसके रूप में है? तो ये है आपका मात्र 3%। भारत का जल संसाधन विश्व के जल संसाधन का कितना परसेंट है? जितनी भी विश्व में जल संसाधन है नदियों के रूप में, भूमजल के रूप में, उसका केवल मात्र 4% हमारे पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं वापस रिपीट करता हूं, आप प्लीज पहले वीडियो देखें, उसके बाद में क्वेश्चन को करें। आपको मैंने क्वेश्चन जो बनाया बेटा, इस तरीके से बनाए कि पाठ का दोबारा रिवीजन होकर ही रहेगा। देश में वर्षण से प्राप्त जल की मात्रा कितनी है? यह है 4000 घन किलोमीटर। और 4000 घन क्यों लेते हैं? क्योंकि आयतन है। देश में कुल उपयोगी जल संसाधन कितना है? उपयोगी बेटा, हमारे पास में टोटल जल संसाधन आता है 1869, उसका 60% है, यानी टोटल उपयोगी है 1122 घन किलोमीटर। कितना है? 1122। 1869 को प्राप्त होता है। जलीय संसाधनों को कितने भाग में बांट सकते हैं? 2 भाग में बांटते हैं सर। पहला कौन सा है बेटा? पहला है धरातलीय जल संसाधन, और दूसरा क्या है? दूसरा है भौम जल संसाधन। बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातलीय जल संसाधन के प्रमुख स्रोत कितने हैं? कौन से हैं? हम धरातलीय जल कहां देखते हैं सर? हम तो नदियों के रूप में देखते हैं, तो लिख दो नदियों के रूप में। और किस में देखते हो आप? झील के रूप में देखते हैं, तालाब के रूप में देखते हैं, और छोटी जो तलैया होती है उसके रूप में देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। भारत की नदी बेसिन में 1869 घन किलोमीटर जल आता है वार्षिक रूप में। उसमें से कितना जल उपयोग में होता है? उसमें से हम प्रयोग करते हैं 690 घन किलोमीटर, बाकी समुद्र में चला जाता है। नेक्स्ट, उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत की नदियों में प्रमुख अंतर क्या है? सर, उत्तरी भारत की नदियां हिम शिखरों से निकलती है ना, इसलिए 12 मासी होती है। क्या होती है? 12 मासी होती है, 12 महीने बहती है। जबकि दक्षिणी भारत की जो नदी है, दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं, वो क्या होती है? मानसून पर निर्भर करती है। और इनमें से एक नदी है दक्षिणी भारत में, कावेरी, जो बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर की खाड़ी से, दोनों से अपना जल प्राप्त करती है। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भूम जल संसाधन कितना है? 432 घन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक भूम जल का उपयोग किन राज्यों में होता है? यानी आप बोरिंग जो करते हैं ना, उनका हरित क्रांति हो रही है भैया, हरित क्रांति में सिंचाई ज्यादा चाहिए तो पंजाब में होगा सर, हरियाणा में भी होगा, आपके राजस्थान में भी होगा, और साउथ में बात करें तो तमिलनाडु में भी इसका ज्यादा उपयोग होता है। लेगून या पश्च झील किसे कहते हैं? मैं आपको पहले ही बताया था। इसको याद करें तो बेटा कैसे याद कर, आप समझिए। आप याद कैसे करेंगे? आप कल्पना करेंगे यहां पर कुछ पार्ट है पानी का, जो एक अवरोध के द्वारा समुद्र से अलग है, तो बस हो गया कि लवणीय या खारे पानी की वह झील, लवणीय व या खारे पानी की वह झील जो किसी अवरोध के द्वारा, ये अवरोध है ना बेटा,
जो किसी अवरोध के द्वारा किससे अलग है, समुद्र से अलग है, समुद्र से अलग है, उसे हम लेगून या पस्य झील कहते हैं। यानी खारे पानी की वह झील या खारे पानी की वह भाग जो एक अवरोध के द्वारा समुद्र से अलग है, उसे लेगून झील, उसे लेगून झील कहते हैं। इसमें समुद्र का पानी आता जाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में लेगून झीलों में किस राज्य में है? सर चिल्का झील तो उड़ीसा में है, और यहां पर ये सबसे खारे पानी की झील है, ये भी लिख देते हैं अपन, आपको पता है ना, तो खारे पानी की झील है। ठीक है, कोलेरू झील कहां पर है? सर आपने बताया था, वीडियो में देखा है, आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहां है? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के पास में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अच्छा, और कोई खास बात याद आ रही है कि पुलिकट की? आ रही है ना सर, यहां पर क्या नाम है, श्री हरिकोटा द्वीप है इसके पास में, श्री हरिकोटा द्वीप है, जहां पर आपका अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। वेमना झील कहां पर है? केरल में। अच्छा, इसमें कोई याद आ रही है? सर इसमें तो बहुत बातें याद आ रही है। पहली बात है सबसे लंबी झील है, फिर इसके बाद में यहाँ पर खास बात यह आ रही है कि यहाँ पर नेहरू नौकायान ट्रॉफी होती है, नेहरू नौकायान यहाँ पर ट्रॉफी होती है। अच्छा, और क्या है, यहाँ पर सबसे छोटा आपका 47A नेशनल हाईवे है जो वेलिंगटन द्वीप को जोड़ता है। कुमारकोम अभ्यारण्य है। अष्टामुडी झील कहाँ है सर? ये भी केरल में है। लेगून झील के उपयोग बताओ सर। लेगून झील के उपयोग, लेगून झील का उपयोग क्या होगा? एक तो सर मत्स्य पालन में होगा, कुछ ऐसी मछलियां होती है जिनसे मोती मिलता है, वो भी यहाँ पर पाली जाती है। दूसरा सर किसमें होगा? चावल की किस्में होती है कई प्रकार की, चावल की किस्मों के उसके उसमें होता है। और तीसरा होगा नारियल की सिंचाई में, नारियल की सिंचाई में। अच्छा, और भी लिख सकते हो कि सर मैंने बताया ना कि नौकायन ट्रॉफी होती है लोग, तो ये पर्यटन के क्षेत्र में भी आजकल काम आती है, पर्यटन के क्षेत्र में भी। धरातले जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि व उद्योगों में काम आ रहा है? धरातले जल का मतलब जो आप नदियों के रूप में देख रहे हैं, आप समझ चुके हैं। तो कृषि में कितना आ रहा है? 89%। कितना आ रहा है? 89%। और उद्योगों में कितना आ रहा है? उद्योगों में आ रहा है मात्र 2%। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है, कितना आ रहा है? 2%। अगर बात करें भूमजल का, तो भूमजल का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं हम। अगर आपको नदियों में, आपको पता है, अगर खेती में काम लेना हो सिंचाई में, तो आप भूमजल का उपयोग करेंगे, बोरिंग का। ये थोड़ी नदियों से पानी लेकर आएंगे। तो यहां पर वो 89 था, यहां पर 92% काम है। और जबकि उद्योगों में भी ज्यादा लेते हैं उससे, दोनों में ज्यादा है, यहां पर 5% है। सिंचाई के लिए जल की मांग भारत के किन क्षेत्रों में? देखो क्षेत्र बांटता हूं, पहले की बात करते हैं अपन उत्तरी पश्चिमी भारत में जो शुष्क क्षेत्र हैं वहां पर, अब देखिए मैं थोड़ा छोट लिखूंगा, आप समझना। शुष्क क्षेत्र है, वहां पर फसल की रक्षा के लिए, फसल की रक्षा के लिए सिंचाई की जाती है। दूसरा आपके जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है या फिर बिहार है, जहां पर आप चावल की फसल कर रहे हैं, जूट की फसल कर रहे हैं, जहां पानी ज्यादा चाहिए, लेकिन किसी कारण उस वक्त मानसून कमजोर हो जाए, मानसून कमजोर हो जाए, तो भी वहां पर सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होती है। तीसरा आपको आवश्यकता है पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति के कारण, हरित क्रांति के कारण फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए यहां पर आपको सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी जहां पानी कम है वहां भी, जहां पानी है लेकिन मानसून कमजोर हो गया तो वहां भी सिंचाई की आवश्यकता है, तो पंजाब हरियाणा में। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? देखो प्रदूषण का मतलब क्या समझिए आप। प्रदूषण का मतलब यही होता है बेटा कि किसी चीज में अवांछनीय पदार्थ मिल जाए। जैसे मान लीजिए जल है, उसमें अवांछनीय, जल बिल्कुल शुद्ध होता है, ना उसका रंग होता है, ना उसका कोई गंध होती है, तो वो प्रदूषित रहता है। जैसे आपका व्यक्तित्व है, मेरा व्यक्तित्व है, अगर इसमें कोई ऐसी खराब बातें आ जाती है तो मेरा व्यक्तित्व भी प्रदूषित हो गया, यानी अवांछनीय पदार्थ आ गए। तो इसमें सीधी सी बात है कि जब जल में अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय पदार्थ, अब इस बात अवांछनीय पदार्थ आप कृषि अपशिष्ट भी कह सकते हैं, आप औद्योगिक अपशिष्ट भी कहते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट भी कह सकते हैं, आप इसमें काफी चीज लिख सकते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी? जल में अवांछनीय पदार्थ, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि के मिल जाने से जल अपना प्राकृतिक गुण खो देता है। कितनी अच्छी परिभाषा देखिए। तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। प्राकृतिक गुण क्या है? उसका रंग है, उसका स्वाद है, उसकी गंध है। वर्तमान में संभावित जल समस्या क्या है? सबसे संभावित जल समस्या क्या होगी वर्तमान में? पहली जो समस्या है आपकी इस वक्त जो है, वो एक तो है कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी है। प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता है उसमें कमी आ रही है।
ठीक है। और जो जल हमारे पास में उपलब्ध है, अलवणीय जल, वो भी क्या हो रहा है, कृषि व औद्योगिक अपशिष्टों से प्रदूषित हो रहा है, उनसे प्रदूषित हो रहा है। ये एक समस्या है, प्रदूषित हो रहा है। मैंने आपसे टॉपिक के हर क्वेश्चन तोड़ के करे हैं, जिससे कि पूरा रिवीजन हो जाए। आगे देखिए, आगे आप देखेंगे, हाँ, जल संरक्षण और प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। आपको पता है कि हमारे पास में अलवणीय जल कम है, जल की मांग बढ़ रही है, भावी पीढ़ी के लिए जल का संरक्षण करना है, तो उसके लिए जरूरी है तो जल का संरक्षण करना और उसके लिए प्रबंधन करना। यानी अलवणीय जल की कमी होने के कारण, कमी होने के कारण तथा बढ़ती मांग के कारण, बढ़ती मांग के कारण भावी पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए जल के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है। तो बेटा रटना नहीं है, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, मैं 1-2 मिनट का समय लूंगा। मैं सोच रहा हूं कि अलवणीय जल की हमारी कमी आ रही, ठीक है, तो पहला लिखा गया, जल की मांग भी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, और भावी पीढ़ी के लिए जल को बचाना भी है। तो मैंने क्या लिखा, अब हो सकता है मैं कुछ बोलूं तो इसमें चेंज हो जाए, लेकिन लेकिन भाव वही रहेगा कि अलवणीय जल की कमी होने के कारण तथा जनसंख्या बढ़ने के कारण, बढ़ती मांग के कारण, वह भावी पीढ़ी के लिए जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें जल का संरक्षण भी करना है और उसका प्रबंधन भी करना है। जल संरक्षण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सर? एक तो चलाया जा रहा है जल संभर कार्यक्रम, जल संभर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक चल रहा है जल पुनः पूर्ति कार्यक्रम, पुनः पूर्ति यानी पुनः उपयोग कार्यक्रम, सॉरी, पुनः पूर्ति कार्यक्रम, ठीक है। और एक चल रहा है वर्षा जल संग्रहण कार्यक्रम। वर्षा जल को हम किस प्रकार से संग्रहित कर सकते हैं? सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? सीपीसीबी का देखिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना। सेंट्रल पॉल्यूशन, इसको मतलब होता है हिंदी में करें अपन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, ये इसका हो गया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी के अनुसार नदियों का प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? उनके अनुसार है कि रासायनिक और कृषि अपशिष्टों के कारण, कृषि अपशिष्टों के कारण ही हमारी जो नदियां हैं वो प्रदूषित हो रही है। सीपीसीबी के अनुसार भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी? यमुना है जी। और यमुना कहां से है? वो दिल्ली से लेके इटावा के बीच में सबसे ज्यादा प्रदूषित है, यूपी में। अच्छा, और भी है क्या सर? और भी है, साबरमती भी है, साबरमती गुजरात, ये भी प्रदूषित नदी है। और भी है क्या? और भी है सर, मूसी नदी है, मूसी नदी जो आंध्रा में है, वो भी प्रदूषित नदी है। और है क्या सर? और गोमती है, गोमती जो यूपी लखनऊ में है, ये भी प्रदूषित है। और गंगा जो हमारी है वो भी एक प्रदूषित नदी है, कानपुर और वाराणसी में, कानपुर और वाराणसी में है, ठीक है। निम्न को सुमेलित कीजिए। जल अधिनियम ये कब हुआ? ये कब हुआ? ये 1974 में होता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये 1986 में है। और जल उपकरण अधिनियम 1977 में। कोई पूछेंगे कार्य क्या है? जल का संरक्षण करना, जल का प्रबंधन करना, अलवणीय जल को बचाना। जल के पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि जो आपका जो खराब जल है ना, जो जल प्रदूषित है, यानी जो कम काम आ रहा है, उनको किस में काम लेना? उद्योगों में काम लेना, है ना, उद्योगों में काम लेना। यानी आप यूं कम कहते हैं कि कम योग्य या फिर प्रदूषित जल को उद्योगों में काम लेना, उद्योगों में काम लेना। दूसरा आपका क्या हो सकता है कि शहरों के अंदर जल की कमी है ना, तो आपने जो जल किस में काम लिया? आपने जल स्नान में काम लिया है, या फिर आपने बर्तन धोने में काम लिया है, उसको आप किस में ले सकते हैं? बागबानी में काम ले सकते हैं, बागबानी में काम में लेना। पुनः इसका पुनः उपयोग यही होता है। अगला, जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम किसे कहते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मोस्ट है। अब देखिए, जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम क्या होगा, तो इसमें सोचिए कि जल कहां मिल रहा है। पहली बात तो सर, जल तो आपने बताया धरातली के रूप में मिल रहा है और भौम जल के रूप में, ठीक है, चलो मान के बात। तो आपका काम क्या है, आपका कार्यक्रम क्या है, ड्यूटी क्या है कि भाई धरातली जल जो है और भौम जल है उसको हम उपयोग में लेना है मितव्यता के साथ में, बुद्धिमत्ता के साथ में। सर ऐसा क्यों करना है? क्योंकि भावी पीढ़ी के लिए जल को संरक्षित रख सके। तो ये जो कार्यक्रम हुए वो जल संभर
कार्यक्रम होंगे तो आप क्या लिखेंगे कि आप यू लिखेंगे भौमजल व धरातलीय जल का बुद्धिमता व मितव्ययता से प्रयोग में लेना, जिससे ये काम क्यों, जिससे भावी पीढ़ी के लिए जल को संरक्षित करा जा सके, जल को संरक्षित रखा जा सके, और इसी को ही कहते हैं हम जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम। जल के प्राकृतिक व कृत्रिम स्रोत कौन से हैं? सर प्राकृतिक स्रोत तो बताए थे आपको अभी, नदी भी है, तलैया भी है, तालाब भी है और झील भी है। अच्छा कृत्रिम स्रोत क्या है? कृत्रिम स्रोत तो सर आपके कुएं भी कृत्रिम है, आपके जैसे मान लीजिए जोहड़ हो गया, है ना, जोहड़ हो गया, बावड़ी हो गई, ये सब क्या है? जल को संरक्षित रखने के कृत्रिम स्रोत है। हरियाली क्या है? सर हरियाली पहली बात तो एक जल संभर विकास कार्यक्रम है, जल संभर कार्यक्रम है। अच्छा और क्या है? ये सर केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। अच्छा बस इतना ही है क्या? नहीं सर और भी है। ये क्या करता है? ग्रामीण जनसंख्या के लिए, किसके लिए? ग्रामीण जनसंख्या, शहरी के लिए नहीं सर, ग्रामीण के लिए। ये पेयजल, सिंचाई, इसके लिए जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है, जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, ओके जी। नीरू मीरू क्या है? सर ये भी एक जल संभर कार्यक्रम है। अच्छा जल संभर कार्यक्रम है, जल संभर कार्यक्रम पढ़ रहे हैं। जल संभर कार्यक्रम क्या है? पढ़ा था सर कि भौम जल व धरातल जल का बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना, मित्रता से प्रयोग करना, जिससे भावी पीढ़ी के लिए जल बच जाए। अच्छा इसमें किस चीज की एक तरीके से बताइए, इसमें किसकी आ रही है मुझे बताइए, किस विचारधारा की झलक आ रही है भावी पीढ़ी के लिए जल को संरक्षित रख से? सर इसमें जैसे आपने बताया सतत विकास पोषणीय की झलक आ रही है, सतत विकास पोषणीय की झलक आ रही है। यानी सतत विकास पोषणीय का अर्थ अगर जल के लिए पूछे तो हम जल संभर कार्यक्रम को बता सकते हैं। अच्छा नीरू मीरी का संबंध किस राज्य से है जल संभर का? सर ये आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से है। ठीक है बेटा, ओके आगे देखते हैं। नीरू मीरू का अर्थ क्या है? सर नीरू का अर्थ है जल और मीरू का अर्थ है आप, जल और आप, है ना। नीरू मीरू, वैसे नीर को अपन जल ही कहते हैं, नीर, तो नीरू का जल हो गया। अरवारी पानी संस्कृत का संबंध किस राज्य से है? ये अलवर से है सर। ओहो कोई बात नहीं, ले लेते हैं वापस। ये किससे है? अलवर से है। और अलवर कहां पर है? राजस्थान में। किस राज्य में घरों में जल संग्रह संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु में है सर, तमिलनाडु में है। वर्षा जल संग्रहण के लाभ क्या है? अच्छा लाभ क्या है? सर अगर वर्षा को जल को संरक्षित करेंगे तो भूमिगत जल का स्तर बढ़ेगा, भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा। अच्छा जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? सर भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा तो फिर उससे क्या होगा? जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा नहीं होगी, क्योंकि जल स्तर बढ़ चुका है ना। तो भूमिगत जल स्तर को बढ़ाकर, जल स्तर को बढ़ाकर फ्लोराइड की मात्रा को कम कर सकते हैं, फ्लोराइड की मात्रा को कम कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर फ्लोराइड की मात्रा कैसे? मैंने बताया था ना आपको कि अगर मान लीजिए यहां पर धरातल है, यहां से आप जल को बाहर खींच रहे हैं, अगर जल खूब है तो जल ही आएगा, लेकिन अगर आपने मान लीजिए जल तो खत्म हो गया तब आप खींचेंगे तो नीचे से मिट्टी तो आएगी। जैसे अपन को बताया था, उदाहरण बताया था, बाल्टी में पानी ले लीजिए तो मिट्टी क्या आएगी? अगर धरातल में यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा है तो फ्लोराइड की मात्रा हो जाएगी, जैसे राजस्थान में। अगर बिहार और पश्चिम बंगाल में बात करें तो वहां आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। रोलेगांव सिद्धि गांव किस राज्य में है? सर ये महाराष्ट्र में है सर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में है, गांव है। अच्छा और क्या है सर? इसका संबंध किससे है? इसका संबंध सर जल संभर विकास कार्यक्रम से ही है, जल संभर विकास कार्यक्रम से इसका संबंध है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, यहां पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई थी? सन 2000 में बनाई गई थी सर, सन 2000 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति का क्या उद्देश्य है? सर इसका उद्देश्य यह है कि पेयजल के लिए, पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, नौकायान के लिए व उद्योगों के लिए, व उद्योगों के लिए जल की उपलब्धता को, जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, जल की उपलब्धता को क्या करना? सुनिश्चित करना। ठीक है। अच्छा इसके कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम तो यह है कि सर कि जहां बहुउद्देशीय परियोजना है, अब सर बहुउद्देशीय परियोजना है तो वहां पर तो कई उद्देश्य होंगे, लेकिन बहुउद्देशीय जो परियोजना है, अगर
अगर वहां पर पेयजल की समस्या है तो पहला उद्देश्य होगा आपको पीने के पानी पर ध्यान देना पड़ेगा। ये कहा इसने कि बहुउद्देशीय परियोजना के क्षेत्र में जहां पानी की समस्या है वहां पहले पेयजल पर ध्यान दो। बिल्कुल सरल लैंग्वेज लिखनी है बेटा, कोई कुछ नहीं लिखना। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि भूमिगत जल है ना, उसका उपयोग क्या करना पड़ेगा? नियमित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा करें। अच्छा, और क्या करें सर? आप भूमिगत जल की जांच भी करो बेटा। भूमिगत जल की समय समय पर क्या करनी पड़ेगी? जांच करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जांच करनी पड़ेगी। और कुछ बच रहा है क्या? अरे जागरूकता कर दो, और क्या है तो आप कर दो इसके अंदर, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, है ना, पत्रिकाओं के द्वारा क्या करना? जल के लिए जागरूकता अभियान चलाने हैं। क्या चलाने हैं? जागरूकता अभियान चलाना है। ये बताना है कि जल हमारे लिए जीवन है, एक ऐसा साधन है जिसको हमको संरक्षित करना है, दुर्लभ है। जल क्रांति अभियान कब चलाया गया? 2015-16 में। कंफ्यूज नहीं होना है, 2015-16 में चलाया गया। ठीक है। अच्छा जी, आगे अपन आ जाते हैं यहां पर। जल क्रांति अभियान के क्या उद्देश्य है? तो पहला तो उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है कि पारंपरिक तरीकों से जल का संरक्षण करना, कुएं बना के, बावड़ी बना के, जोहड़ बना के। दूसरा यह है कि जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करना। तो दो हो गए इसके, ठीक है ना, अलग अलग कर दिया मैंने, सुनिश्चित करना। अच्छा, कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सर? हाँ भी, प्रयास किए जा रहे हैं। पहला प्रयास क्या है? पहला प्रयास यह है कि जो भी आप कार्यक्रम चलाएंगे जल संरक्षण के लिए, उसमें आप समुदाय जो संस्था है उनको और नागरिकों को शामिल करें। नागरिकों को शामिल करके जागरूकता अभियान चलाएं। अच्छा सर, और कुछ भी है क्या? हाँ सर, और भी है। आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे देश में 672 जिले हैं, इसमें हर जिले में एक गांव को क्या बनाना पड़ेगा? जल ग्राम बनाना पड़ेगा। जल ग्राम, और जल ग्राम के कहां पर? जहां पानी की समस्या है। एक ये भी है कि आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, आपको यहां पर जो भी क्षेत्र है वहां पर हजार कमांड क्षेत्र जो है, पानी की जो कमी है उनको विकसित किया जाएगा, उनको क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, और भी है क्या? आर्सेनिक मुक्त कुएं, यानी जल का ऐसा उपयोग किया जाएगा कि आर्सेनिक मुक्त कुएं, यानी कुएं बनाए जाएंगे, उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा, है ना। जल के प्रबंधन पर, जल के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। और आखिरी में क्या है सर? आखिरी में वही जागरूकता अभियान है। यानी आपको रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा जल के संरक्षण के लिए उनको जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जल किस प्रकार का संसाधन? ये लास्ट में डाल दिया मैंने। देखो बेटा, जल एक चक्रीय संसाधन है, एक तो ये याद रखिए। और जल चूंकि इसमें जीव नहीं होता, क्योंकि पादप है, यानी पशु पक्षी है, मनुष्य, ये जैव है, तो ये एक अजैव भी संसाधन है। अजैव। अब ऑप्शन देखते हैं। अजैव संसाधन, तो ये अजैव है। अनवीनीकरणीय नहीं है भैया, इसको बार बार हम उत्पन्न कर सकते हैं, तो एक नव्यकरणीय संसाधन भी हो गया, ये भी ध्यान रखिए। तो जल क्या हो गया? चक्रीय, जैव संसाधन नहीं है। अचक्रीय भी नहीं, क्योंकि चक्रीय है, तो उत्तर इसका हो गया अजैव। तो आप जल के लिए पढ़ेंगे, जल के लिए क्या पढ़ेंगे? एक तो ये चक्रीय है सर, ये वापस हो जाता है। दूसरा ये नव्यकरणीय संसाधन भी इसको कह सकते हैं। तीसरा इसको हम असमाप्य संसाधन भी कह सकते हैं। आप ये 9th 10th में पढ़ते हैं, खूब अच्छा। और इसको हम अजैव संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि जीवन थोड़ी है, वो तो पेड़ पौधों में होता है, पशुओं में होता है, मनुष्यों में होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमने क्वेश्चन इस तरीके से बनाया कि पूरा चैप्टर आपके सामने घूम कर आ जाए। अगर आप चैप्टर भी नहीं पढ़े होंगे ना बेटा, अगर इसको भी देखेंगे तो वो भी आपके पूरा कोर्स हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से पढ़ते रहेंगे और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मैं मिलता हूं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।